नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके यूट्यूब चैनल मिशन कलम क्रांति पर। चलिए, ये आज हमारा आधुनिक भारत सीरीज का चौथा वीडियो है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। पहला में देखा था कैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद कैसे स्वतंत्र सत्ता स्थापित हुई बंगाल में, अवध में, इन सारे चीज़ों में। तो उस बंगाल को में कैसे स्वतंत्र सत्ता स्थापित हुई। तीसरा में हम लोगों ने प्लासी का युद्ध देखा था। आज क्या देखेंगे, बक्सर का युद्ध, है ना, बक्सर का युद्ध। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि बक्सर का युद्ध क्या है, कब हुआ, क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे, परिणाम क्या हुआ, इसने कैसे एक कंपनी को। प्लासी के युद्ध में हमने क्या देखा था कि भारत में एक कंपनी के शासन की नींव पड़ी। अब यहाँ से वास्तविक रूप से कंपनी का शासन कैसे स्थापित हो जाता है, इसको देखेंगे। कैसे कंपनी भारत की सर्वोच्च राजनीतिक और सैनिक शक्ति बन जाती है। इन सारी चीज़ों को डिटेल में बड़ा आराम से और प्रेम से देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इतिहास को पढ़ने का तभी मज़ा आता है, तभी समझ में आता है जब आप क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे, मतलब एक घटना को दूसरे घटना से रिलेट करके देखेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये इस वीडियो से पहले का जो 3 वीडियो उसको देख ले, अगर नहीं देखे हैं तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे मैं प्रयास करूँगा कि थोड़ा और रिलेट करके बता देने का। तो चलिए, आप इसको एक क्या बोलते हैं, इतिहास बक्सर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उसको व्यू से नहीं, एक फिल्म के व्यू से देखिए जिसमें कई सारे कैरेक्टर, फिल्म या कहानी के व्यू से देखिए जिसमें कई सारे कैरेक्टर है, जिसका अलग अलग रोल है। तो उस कैरेक्टर से पहले मैं आपको सबको परिचित करवा दूंगा, किसका क्या क्या रोल है वो बता दूंगा, किसने क्या क्या परफॉर्म किया। फिर लास्ट में एक कंक्लूजन, और फिर आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि कौन एक्टर था, कौन विलन था, कौन और किसका क्या रोल था। ठीक है, तो उसको कहानी की तरह से देखेंगे। ठीक है, तो पहला आसान भाषा में हम ये समझ लेते हैं कि बक्सर का युद्ध क्या था। देखिए, तो 22 अक्टूबर है ना, यहाँ पर लिखा हुआ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर, जो कि अभी वर्तमान बिहार का एक जिला है ना, मैं आपको मैप में ही दिखा देता हूँ। ये रहा बिहार का मैप, है ना, हमारा ये टोटल 38 जिले, उसमें से ये देखते हैं गंगा नदी। ये जीके का भी एक क्वेश्चन है कि गंगा नदी बिहार में किस जिला में प्रवेश करती है। तो ये रहा बक्सर, है ना, बक्सर जिला में प्रवेश करती है, और बाहर यहाँ कटिहार जिला जो है उससे बाहर हो जाती है गंगा नदी, 12 जिला से होकर के पास होती है। तो ये रहा बक्सर, है ना, जो कि उस समय अच्छा। तो यही बिहार जो है, मैंने आपको प्लासी के युद्ध में बताया था कि उस समय का बंगाल का मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, तो ये जाएगा, है ना। अभी का बांग्लादेश, असम का कुछ पार्ट, ये सारा मिल करके बंगाल कहलाता था, है ना। तो चलिए, तो यही बक्सर नाम के जगह पे 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज कंपनी और भारत के तरफ से बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की सेना एक तरफ, त्रिगुट एक तरफ, और एक तरफ के अंग्रेज कंपनी, जिसका नेता कौन था, हेक्टर मुंडो। इन तीनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजी कंपनी जीत जाती है, ये तीनों हार जाता है। इसके बाद फिर इलाहाबाद की संधि होती है, वगैरह वगैरह, अभी हम लोग डिटेल में चलेंगे। तो इसी को हम लोग बक्सर का युद्ध कहते हैं। तो क्या है, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं कुछ कैरेक्टर से आपको परिचित करवा देता हूँ। देखिए, सिराजुद्दौला, इसको आप इससे पहले वाला वीडियो में देख लिए थे, प्लासी के युद्ध में, है ना। बंगाल अलीवर्दी खां के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। तो ये बेचारा का काम तमाम करके सिराजुद्दौला को मार करके ही सिराजुद्दौला को हरा करके ही कंपनी ने, रॉबर्ट क्लाइव ने षड्यंत्र के द्वारा हरा करके ही, है ना, मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया था बंगाल का। बंगाल का नवाब मतलब बंगाल का शासक। मैंने इससे पहले वाला वीडियो में क्लियर कर दिया डिटेल में, उसको देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो सिराजुद्दौला को ही हराकर प्लासी के युद्ध में हरा करके, वो षड्यंत्र था, धोखा दे करके ये कठपुतली नवाब, उसके ही सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। कब, वही 1757 में, 1757 में नवाब बनाया गया था। ये 60 तक इसको रखता है। ठीक है, फिर देखिए, और आपने उसी प्लासी के युद्ध में देख लिया था कि जब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, तो मीर जाफर बदले में कंपनी को भर भर के रुपया देता है। 24 परगने का क्या है, जमींदारी दे देता है, यानी कि वहाँ से 24 परगना जिला,
है ना, उसको दे देता है, जो उसको डिटेल से उसमें बता देता है। इसके अलावा कंपनी को पूरे बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति दे देता है और भी कई तरह का छूट देता है। कंपनी इसको मिला करके इसलिए ही रखा था, कठपुतली नवाब बना था। अब कंपनी समय के साथ क्या अपने हित की पूर्ति के लिए गवर्नर मतलब बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना था। समय के साथ आज ये डिमांड कर दिया, कल वो डिमांड कर दिया, अनायास बगैर भाष का ही मीर जाफर क्या बोलते हैं, मीर जाफर के प्रशासन में हस्तक्षेप करता था, बार बार डिमांड करता था, इतना डिमांड करता था कि ये डिमांड बेचारा 3 साल के अंदर ये पूरा नहीं कर पा रहा था सारे चीज़ों को। एक तो टैक्स फ्री व्यापार दे दिया अनुमति, तो ऑलरेडी राजस्व यानी कि पैसा कम आ रहा था खजाने में, ऊपर से बार बार कंपनी का डिमांड अलग तरह का, कंपनी का अधिकारी बेलगाम बेतरीका अलग अलग तरह की चीज़ें कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, जिससे नवाब को नुकसान होता था। तो सारी चीज़ों की मीर जाफर कंपनी के सारी महत्वाकांक्षा, सारे डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। कंपनी क्या, नवाब उसी को बनाएगा जो उसकी बात को, हर बात को मानेगा, यस मैन जो होगा। तो मीर जाफर नहीं मानता बहुत सारे बातों को, तो मीर जाफर को 1760 में क्या है हटा देता, पद से हटा देता है। और फिर उसी के दामाद मीर कासिम को, ये मीर यहाँ पे लिखा है मीर कासिम, उसी के दामाद मीर कासिम को क्या है 1760 में क्या बंगाल का नवाब बना देता है। कि कौन, अंग्रेज कंपनी। तो 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। अब मीर कासिम थोड़ा सा समझदार था, ये मीर जाफर से तो समझदार था ही, है ना, इसका दामाद था, समझदार था, योग्य व्यक्ति भी था, योग्य लड़ाकू भी था, योग्य सेनापति भी था। ये समझ गया, कंपनी के चाल को समझ गया कि कंपनी चाहती क्या क्या करना चाहती है। तो ये लालच में ये तो बन गया, अपने ससुर को हटा करके ये भी बन गया, नवाब बन गया। ये भी कंपनी को कई को जिला दे देता है, बर्धमान, मिदनापुर और भी कई जिला जमींदारी के रूप में कई सारे गिफ्ट देता है। लेकिन ये समझदारी समझता है कि कंपनी कभी ना कभी मुझे भी हटा देगी। तो अब क्या करता है, ये बहुत तरह के परिवर्तन करने लगते हैं, है ना, बहुत तरह के परिवर्तन करने लगता है। परिवर्तन में मुख्य परिवर्तन क्या रहता है आपको वो सब बता देते हैं ना। मुख्य परिवर्तन में 1760 में इसको नवाब बनाया, 1762 ईस्वी में, है ना, 1762 ईस्वी में क्या करता है, अभी राजधानी कहाँ था, मुर्शिदाबाद, है ना, याद कीजिए क्या नाम था उसका, मुर्शिद कुली खां, ढाका से मुर्शिदाबाद लाया था राजधानी। अब ये क्या करता है, मुर्शिदाबाद से मीर कासिम अपनी राजधानी वर्तमान जो हमारा बिहार है उसका मुंगेर नाम का भी एक जिला भी है मुंगेर, उस मुंगेर ले आता। 1762 ईस्वी में राजधानी अपना कहाँ ले आता है, ये मीर कासिम कहाँ ले आता है अपनी राजधानी, मुंगेर, जो कि वर्तमान बिहार वाला क्षेत्र में, बिहार का एक जिला है, वहाँ ले आता है। एक काम ये करता है। दूसरा काम क्या करता है, अपना सैनिकों का गठन मजबूत करता है, अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करता है, अपने सेना का पुनर्गठन करता है, सेना में कुछ फ्रांसीसी लोग को ट्रेनिंग के लिए रखता है, अपने सेना को बहुत मॉडल आधुनिक रूप से तैयार करता है, क्योंकि उसको पता था कि कभी ना कभी हमारा भी तख्ता पलटी करेगा। इतना ही नहीं, तो ये सारा चीज़ें कर दिया। धन की आवश्यकता बुझ गया कि हमको लड़ाई लड़ना हो, तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में सुधार करता है। ब्यूरोक्रेसी जो इसका था, नौकरशाही, उसमें विभिन्न पदों पे अलग अलग पदाधिकारी को, अपने चाहते लोगों को नियुक्त करता है कि ताकि पूरे प्रशासन पे इसका कंट्रोल बना रहे। और राजधानी इसीलिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाता है कि मुर्शिदाबाद में कंपनी का कोई भी अधिकारी मुंह उठा करके चल रहा है, नवाब लो साइन कर दो, ये कर दो, ये कर दो, तो वहाँ डायरेक्ट कंपनी का इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए अपनी राजधानी मुंगेर ले आता। मुंगेर में बंदूक का फैक्ट्री स्थापित करता, गोला का फैक्ट्री स्थापित करता। अभी भी मुंबई में मुंगेर का कट्टा प्रसिद्ध है, कट्टा मुंगेर, कट्टा मतलब वही छोटा सा जो लोकल मेड बंदूक होता है, वहाँ ले आता है ये, ठीक है। और क्या काम करता है, आपको याद होगा कि प्लासी के युद्ध का मेन कारण क्या था, मेन कारण ये था कि 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने क्या दिया था, कंपनी को 3000 सालाना रुपया देने के बदले एक फरमान जारी कर दिया था, जिसको क्या कहते थे हम लोग, दस्तक। इस दस्तक के तहत कंपनी 3000 रुपया सालाना मुगल बादशाह को देती, उसके बदले पूरे बंगाल में क्या कंपनी टैक्स फ्री व्यापार कर सकती थी। इससे क्या है, मुगल बादशाह को नुकसान होता था। ये दस्तक चलो कंपनी यूज कर भी लेती करती, लेकिन उसका जो कंपनी का जो अधिकारी सब था वो भी अपना पर्सनल व्यापार के लिए भी इस दस्तक का यूज कर रहा था। 10 गाड़ी जा रहा माल कंपनी का, उसमें 2 गाड़ी अपना भी घुसा दिया, वही दस्तक, वही पास। दस्तक मतलब लाइसेंस दिखा, डिटेल में उसमें बताया है, वही लाइसेंस दिखा देता था। इससे क्या होता था कि जो बंगाल का नवाब था उसके राजस्व में कमी होती थी, उसे नुकसान होता था।
है ना। तो उसको नुकसान होता था, इससे ये मीर कासिम परेशान था। एक नुकसान और भी था कि भारतीय व्यापारी को टैक्स देना पड़ता था, अंग्रेज को नहीं देना पड़ता था। तो भारतीय व्यापारी का माल महंगा हो जाता था, तो वो बिकता भी नहीं था। तो इससे क्या है, कंपनी को क्या नुकसान, मतलब अवध के बंगाल के नवाब को टैक्स जा ही नहीं पाता था, राजस्व मिल नहीं पाता था, उधर से भी नुकसान होता था। अब क्या करता, ये जो दस्तक जो टैक्स फ्री सिर्फ अंग्रेज कंपनी को था। अब मीर कासिम क्या करता है, ये जो दस्तक था ये चलो बोला कि ठीक है तुमको अब नहीं टैक्स देना पड़ता है ना, और बाकी भारतीय व्यापारी को देना पड़ता। तो भारतीय व्यापारी का माल महंगा हो जाता, तुम्हारा सस्ता, तुम ज़्यादा माल बेच लेता तो तुमको टैक्स भी नहीं देना पड़ता, भारतीय व्यापारी को टैक्स भी देना पड़ता, तो वो तुमसे कंपटीशन नहीं कर पाता। इसलिए भारतीय व्यापारी को भी क्या कर दिया, टैक्स फ्री। सभी भारतीय व्यापारी को भी बोला कि भाई आंतरिक व्यापार पर तुम लोगों को भी क्या टैक्स नहीं लगेगा। तो अब क्या हो गया, अंग्रेज और भारतीय व्यापारी दोनों बराबर। इससे अंग्रेज गुस्सा। एक और काम ये क्या कर दिया, इसने एक नया कर, खिजरी नामक कर इंट्रोड्यूस कर दिया। खिजरी जमा, खिजरी जमा नाम से एक नया कर क्या है, मीर कासिम लगा दिया। ये टैक्स सबके लिए था आंतरिक व्यापार पे। इससे कंपनी और गुस्सा गई। कंपनी बोला कि भाई हम तोरा कठपुतली नवाब के रूप में स्थापित किए, मीर जाफर मेरा बात नहीं मान रहा था इसलिए तुमको बैठाए, तुम अब हीरोगिरी दिखा रहा। अब मीर जाफर अपने आप को स्वतंत्र शासक समझता था, कंपनी को चाहिए था क्या, कठपुतली नवाब, जो वो चाबी घुमावे कंपनी उसी के हिसाब से काम करे। लेकिन ये व्यक्ति पहले से तैयार बैठा था। तो क्या करती है, 1763 में इन सारे गतिविधियों के कारण 1763 ईस्वी में कंपनी मीर कासिम को हटाकर, मीर कासिम को गद्दी से हटा देती है और फिर से मीर जाफर को, है ना, फिर से चट्टा मीर जाफर को क्या है, बंगाल का नवाब बना देता है। कब, 1763 ईस्वी में। तो आप बताओ, मीर कासिम को हटा दिया गद्दी से, बंगाल के नवाब के वजह से, फिर से उसी के ससुर जिसको हटा दिया था फिर से मीर जाफर को बना दिया। तो मीर कासिम बहुत खुश होगा, गलत है ना। मीर कासिम को आ गया गुस्सा, ये तैयार था पहले से। मीर कासिम और अंग्रेज के बीच कई छोटा मोटा मुठभेड़ होता है इस घटना के बाद, 1763 के बाद। जैसे कई जगह होता है, उस जगह का नाम बताता हूँ। कटवा में, मुर्शिदाबाद में, गिरिया में, खूंटी में, मुंगेर में, इन सब कई जगहों पे क्या अंग्रेज और मीर कासिम के छोटा छोटा लड़ाई होता है, सब में अंग्रेज जीत जाते हैं। अच्छा, मैंने गिरिया भी कहा, गिरिया के युद्ध में याद कीजिए, सिराजुद्दौला किसी को मार के भगाया था, किसको मार दिया था, अपने मौसी के बेटा शौकत जंग को। तो इतिहास में घटना को अगर रिलेट करके पढ़ते तो ही लंबे समय तक याद रहेगा। तो गिरिया के युद्ध में भी मतलब छोटा मोटा युद्ध होता है, मीर कासिम सब में पराजित हो जाता है। अब ये गुस्सा करके भागता है वहाँ से, है ना। देखिए यहाँ पे हो गया, मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया। 1763 में ही फिर अब पटना पहुँच जाता है, जो हमारा बिहार की राजधानी है पटना। पटना पहुंच जाता है 1763 में, और वहाँ पे कुछ अंग्रेज अधिकारी, सैनिक ये सब रहते हैं, और अंग्रेज परिवार के सदस्य भी रहते हैं। उस सब को 50-100 की संख्या में रहता है, उस सब को क्या एकदम एक लाइने से मार देता है। सबको मार के पटना पहुँचता है। वहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज सैनिक या अन्य जो अन्य अंग्रेज नागरिक थे, उन लोगों को क्या है, मीर कासिम मार देता है। तो अब अंग्रेज और गुस्सा आएगा, मीर कासिम भागता है। फिर अब अंग्रेज इसका पीछा करने का प्रयास करता है। मीर कासिम आप क्या करता है, 1763 में पटना में कुछ अंग्रेजों को इधर तो हारिए गया, 4 जगह 5 जगह मुठभेड़ हुआ। पटना में कुछ अंग्रेज लोगों को मारकर अब अवध भाग जाता, अवध में शरण लेता है ना। अवध में, अवध का नवाब उस समय था, ये देखिए हम यहाँ पे लिखे शुजा-उद-दौला, सिराजुद्दौला नहीं है, शुजा-उद-दौला। सिराजुद्दौला का चैप्टर समाप्त हो चुका है पहले ही, पलासी के युद्ध में। तो ये शुजा-उद-दौला कौन था, अवध का नवाब। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। अवध जो अभी अयोध्या वाला क्षेत्र है ना, अयोध्या जिला अभी एक छोटा सा है, उस समय और भी आसपास के कई जिलों को मिला करके एक अवध किंगडम था, अवध राज। हम आपको बताए थे ना कि कैसे स्वतंत्र बंगाल की, कैसे मुगल बादशाह कमज़ोर होता है, तब मुगल बादशाह के अधीन जो अलग अलग क्षेत्र रहते हैं, जो उसका अलग अलग जहाँ पर राज्यपाल सूबेदार रहता है, तो अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लेता है। उसमें से अवध भी एक था, बंगाल भी एक था, हैदराबाद भी एक था, मराठा भी एक था। तो उसी में से हम लोग बंगाल को पढ़ रहे हैं। फिर अवध को, ये जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा पलासी बक्सर, उसके बाद फिर हम लोग अवध कैसे स्वतंत्र रूप में आया उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, शुरुआत से लेकर के वाजिद अली शाह तक उस सारे चीज़ों को देखेंगे। तो शुजा-उद-दौला कौन था, अवध का नवाब। तो ये मीर कासिम बंगाल में हार करके
पटना में भी हार करके इन चीज़ों पे क्या था, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, ये मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के शरण में जाता है ना, कुछ अपने सैनिकों के साथ इसके यहाँ पे शरण लेने के लिए चला जाता है। ये अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था। लेकिन देखिए यहाँ पर पहले से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये शाह आलम द्वितीय कौन है याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था ना, मुगल बादशाहों का पतन और स्वतः आधुनिक भारत की शुरुआत। जो उत्तरवर्ती मुगल शासक था, जो नाम मात्र के मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह मतलब पूरे भारत का राजा शासक, लेकिन नाम मात्र का, क्योंकि अलग अलग राज्य के तो सब अपना अपना स्वतंत्र रूप से शासन स्थापित कर लेते। ये मुगल बादशाह सोचिए इतना कमजोर था कि ये दिल्ली में रहने के बजाय, दिल्ली में इसके दरबार में षड्यंत्र चल रहा था, गुटबंदी चल रहा था, दिल्ली में इसको कोई मार न दे, इसलिए दिल्ली में ना रह करके जो कि इसकी राजधानी थी वहीं रहना चाहिए, ये डर से पहले से अवध में था। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास था कौन, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन था, मुगल बादशाह। और शुजा-उद-दौला कौन, अवध का नवाब। अवध का नवाब मतलब अवध का राजा, अवध का शासक। अब इधर से मतलब एक तो क्या था, पहले से बेचारा ही था शाह आलम यहाँ पे कमजोर बादशाह, इधर से मीर कासिम आ गया, तीनों लेकिन अंग्रेज से परेशान था। शाह आलम द्वितीय भी, इसको भी लगता था कि इसके जो राजकाज में जो इंटरफेरेंस होता है उसमें अंग्रेजों का इंटरफेरेंस है। मीर कासिम को तो भगाइए दिया था, शुजा-उद-दौला को भी लगा था कभी ना कभी कंपनी हमको भी हड़प लेगी, क्योंकि बंगाल में इस तरह से इसका गतिविधि। तीनों गुटबंदी करता है कि भाई ऐसा करो ना, तीनों लोग अपना संयुक्त सेना बनाते हैं और क्या करते हैं, अंग्रेज पे अटैक कर देते हैं, उसको मार करके यहाँ से क्या कर देंगे, भगा देंगे। इससे क्या हो जाएगी, मार करके भगा देंगे, फिर आपस में हम लोग अपने डिसाइड कर लेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, ऐसा होता है। तीनों मिल करके क्या बनाता है, संयुक्त सेना। संयुक्त सेना, संयुक्त सेना यानी कि ज्वाइंट आर्मी बनाता कौन, बंगाल का जो भागा हुआ नवाब, अब नवाब क्या, नवाब तो मिर्जापुर हो गया, लेकिन मान लीजिए बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, इस तरीके मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, ये बेचारा वास्तविक में नवाब था। मुगल बादशाह, सो कॉल्ड मुगल बादशाह, तू क्या का बादशाह रे, क्या बादशाह बनेगा, तुम राजा है, बादशाह तो दिल्ली में अपना राजधानी में रहता, ऐश मौज से अपना शासन प्रशासन ढंग से चलाता, तू दूसरे राज्य में शरण लिए, अपने को छोटे से गवर्नर है मान के चले उसके यहाँ पे। तो ये तीनों मिल करके अपना संयुक्त सेना बनाता है, और तीनों की संयुक्त सेना कहाँ है, 22 अक्टूबर 1764 को यही जो बक्सर नाम का जगह है वहाँ पे आकर के इकट्ठा होती है। उधर से अंग्रेज कंपनी अपनी सेना लेकर के आती है, और तीनों के बीच में क्या होता है, मुठभेड़। तो अंग्रेज की तरफ से भी तो कोई सेनापति होगा ना, तो ये रहा नया कैरेक्टर, हेक्टर मुनरो। अंग्रेज की सेना का सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। ये भी अपना सेना लेकर के है ना, हेक्टर मुनरो, इधर से संयुक्त सेना, ये तीनों की सेना एक तरफ टकराती है, कहाँ, बक्सर नाम की जगह पे। ठीक है, बक्सर नाम की जगह पे, कब, 1764, 22 अक्टूबर 1764 को। और इस युद्ध में घमासान युद्ध, देखिए पलासी का युद्ध तो क्या था, षड्यंत्र था, उसमें युद्ध तो हुआ नहीं, नाम मात्र का जो सिराजुद्दौला का कुछ वफादार सैनिक था वही लड़ा, बाकी तो यही छोटा मीर जाफर गद्दार मिल चुका था ऑलरेडी अंग्रेजों से षड्यंत्र में, तो वो तो हार गया। लेकिन ये युद्ध वास्तव में लड़ा गया था, इसमें इस तीनों की सेना भी नहीं कहा जा सकता टेक्निकली अगर सोचिए तो। ये अवध का नवाब, बंगाल का मीर कासिम बंगाल का नवाब रहा ही नहीं, भागा है वहाँ से, इसका कुछ वफादार सैनिक इसके साथ है, कुछ गोला बारूद है, कुछ, क्योंकि अंग्रेज तो इसको मार के भगा दिया है। अवध का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अपने राजधानी में ये ने खुद अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के दरबार में शरण लिए हुआ है। हाँ, नवाब ये इसका सैनिक मजबूत था, फिर भी चलिए मान लेते हैं, हालांकि शाह आलम का भी कुछ सेना इसका सेना, ये तीनों की सेना के बीच में युद्ध होती है, घमासान युद्ध होता है ना, जिसमें पराजित होता है ये संयुक्त सेना, पराजित हो जाती है। जीतता कौन है, अंग्रेज। कौन जीत जाते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर के युद्ध में जीत जाती है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। तो इतना तक समझ में आ गया आपको बात, है ना। अच्छा, हम यहाँ पे एक और नाम लिखे, गुरगिन खां, है ना, ये हालांकि चर्चा नहीं आता, जो मीर कासिम था ना उसका सेनापति था, मीर कासिम के तरफ से सेनापति जो था ये गुरगिन खां था। जब कभी आप डेप्थ में पढ़ेंगे ना यूपीएससी टाइप वाला एग्जाम में, तो उसमें डेप्थ में ये पूछ सकता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका चर्चा कर दिया। तो मीर कासिम के तरफ से गुरगिन खां था सेनापति। तो खैर थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए, एक बार चर्चा दिमाग में फ्लैशबैक में एक बार आ गया होगा बस।
तो ये तीनों की सेना, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम, ये तीनों की सेना एक जगह इकट्ठा होती है। इधर से अंग्रेज की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। ये तीनों की सेना लड़ती है 1764 में, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। और इसी तरह से क्या होता है, प्लासी के युद्ध क्या होती है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं। तो इतना था, ये क्या था आपको प्लासी का युद्ध, जिसमें आप लोगों ने क्या है देखा। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब युद्ध हुआ तो अब इसका कुछ परिणाम ना निकला, कारण क्या था, कारण बता दे वही मीर कासिम का बदला हुआ व्यवहार, उसका राजधानी मुंगेर परिवर्तन करना, अंग्रेजों की बात ना मानना, जो दस्तक वाला सिस्टम था उसको तो रहने दिया, भारतीय व्यापारी को भी टैक्स फ्री कर देना और एक नया कर जो बताए थे वो आपको लगा देना, ये सारे कारण थे। उसको हटाना, बंगाल की गद्दी से हटा देना, ये मेन कई सारे कारण थे। किस चीज़ का, आपको बक्सर के युद्ध का। तो इतना आपको हमको लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हार जाता है तो क्या होगा, युद्ध होगा तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम होगा। परिणाम में क्या होगा, समझौता होता, संधि जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, संधि का होता है। चलिए तो अब क्या, अच्छा रॉबर्ट क्लाइव हम लिखे हुए हैं, अभी चर्चा करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव को याद कीजिए, प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर बना, जीताया। उसके बाद क्या, अपने षड्यंत्र के थ्रू फिर ये इंग्लैंड चल जाता है। अब इसका चर्चा आप करते हैं। अच्छा देखिए, युद्ध होगा तो उसका तो कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा ना। परिणाम निकला क्या, इलाहाबाद की संधि, है ना, इलाहाबाद की संधि के रूप में परिणाम निकला। एक नहीं, दो संधि हुआ, दो। पहला संधि का हुआ इलाहाबाद की संधि, है ना, यहाँ पर लिख ही देता हूँ, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, संधि का मतलब समझौता। दो संधि और इलाहाबाद की संधि। पहला संधि क्या हुआ आपको, कब हुआ, ये 12 अगस्त आपको 1765। युद्ध देखिए कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764। और संधि यानी कि समझौता कब हो रहा है, 12 अगस्त 1765, मतलब कई महीना के बाद रहा, लगभग एक साल मान लेते हैं। 64 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अच्छा 8-10 महीना के बाद देखिए समझौता हो रहा है, संधि हो रहा है। तो ये संधि किसके किसके बीच होगा, दो संधि होता है। एक पहला संधि 12 अगस्त 1765 को, तो एक पहला संधि होता है किसके साथ, मुगल बादशाह के साथ। मुगल बादशाह कौन है बताइए, अभी शाह आलम द्वितीय, ये रहा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, उसके साथ इलाहाबाद की पहली संधि होती है। अच्छा, अंग्रेज की तरफ से कौन संधि करेगा, तो इसको बुलाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, जो प्लासी के युद्ध में विजेता था, प्लासी के युद्ध को जीतने में जिसका बड़ा योगदान था। और उसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद ये क्या है, बंगाल का गवर्नर रहा था। लेकिन ये कुछ समय के बाद, प्लासी के 60 के बाद वो वापस चला जाता है इंग्लैंड। तो ये इसको चूंकि भारत की परिस्थिति स्थिति रॉबर्ट क्लाइव को पता थी, कैसे संधि समझौता टेक्निकली करना है, दूरदृष्टि को ध्यान में रख करके, तो इसी को बुलाया जाता है। इसलिए इतना टाइम लगता है, इंग्लैंड से हवाई जहाज थोड़ी था, पानी की जहाज से आएगा तो लंबा समय लगता था। तो ये आया रॉबर्ट क्लाइव। तो इलाहाबाद की पहली संधि किसके, अंग्रेज के बीच और मुगल बादशाह के बीच हुआ। मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय। अंग्रेज की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। तो संधि के क्या क्या प्रावधान थे इसको समझिए। इलाहाबाद की संधि के तहत कहा गया, पहला ही बात रखा गया कि मुगल बादशाह ने क्या कहा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसका दीवानी का अधिकार किसको दे दिया गया, अंग्रेजी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना, दीवानी का अधिकार। पहला ही बात क्या, दीवानी का अधिकार। दीवानी का अधिकार मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार, राजस्व का अधिकार। मतलब बंगाल, ये रहा जो आपका बंगाल का रहा, तो उस समय का बंगाल मतलब बांग्लादेश भी, है ना, ये बंगाल, अभी का पश्चिम बंगाल, बंगाल, बिहार, झारखंड भी उसी में आ जाएगा। ये रहा उड़ीसा। इस इतने बड़े क्षेत्र का, यहाँ से लगे इतने बड़े क्षेत्र का, जो कि बहुत उपजाऊ क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र है, इस इतने बड़े उड़ीसा देखिए यहाँ तक, ये पूरा उड़ीसा, है ना, कुछ इधर भी आ जाएगा उसमें, उड़ीसा, झारखंड, ये वेस्ट बंगाल, बिहार, जो बांग्लादेश, इस पूरे क्षेत्र से टैक्स वसूलने का, राजस्व वसूलने का अधिकार, यानी कि दीवानी का अधिकार किसको दे दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। किसके तहत, इलाहाबाद की पहली संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुई, किसके बीच, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। पहला, बदले में मुगल बादशाह को क्या दिया गया, बोला कि अब हम आपको क्या देंगे, 26 लाख रुपया पेंशन देंगे सालाना।
ठीक है। और आप इलाहाबाद के किले में रहेंगे, है ना, हमारे देख रेख में, हमारे हिसाब से चलेंगे, 26 लाख सालाना देंगे। इसके अलावा बोला कि चलो तुम से तो ये इतना क्षेत्र ले लिया, तुमको मुगल बादशाह हम 2 चीज़ और दे देते, 2 जिला देते हैं। क्या? इलाहाबाद और करा, 2 जिला, इलाहाबाद और करा नाम का 2 जिला जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला का था, उससे छीनकर मुगल बादशाह को दे देता है। कौन? अंग्रेजी कंपनी। ये 2 जिला, इलाहाबाद और करा, कि ताकि इसको लगे कि नहीं हमको कुछ मिला, और इसको भी लगे कि अच्छा इसको दे दिया, ये दोनों में भी आपस में थोड़ा सा टकराहट हो जाए। इसी व्यू से अंग्रेजों का रूल क्या था? डिवाइड एंड रूल, वही था। तो इलाहाबाद और करा का क्षेत्र इसको दे दिया। तो पहला का संधि ये मतलब इलाहाबाद की पहले संधि में। और एक और प्रोविजन क्या था? देखिए, मीर जाफर को 1763 में दोबारा से गवर्नर बनाता है, और उस 1765 में मीर जाफर मर जाता है। ठीक है, ये जो मीर जाफर है मर जाता है, कठपुतली सर का नवाब। तो फिर इसका एक बेटा है नजमुद्दौला या नजमुद्दौला, जैसे लिखना हो, नजमुद्दौला। इसको बंगाल का फिर से कठपुतली नवाब बना देता। कौन? अंग्रेज। वो डायरेक्ट शासन नहीं लेना चाह रहा था, इसके कई रीजन, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये बोला कि आप बंगाल के नवाब, मुगल बादशाह है, बंगाल भी तो आप ही के अंतर्गत में आता था, छोटा, आप नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार करेंगे? तो बोला कि जी हजूर कर लेंगे। कौन बोला? मुगल बादशाह। कौन था ये? शाह आलम द्वितीय। तो ये था इलाहाबाद का पहला संधि। इसके तहत देखिए कंपनी को बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी। दीवानी का अधिकार मतलब समझ रहे हैं, राजा का यह अधिकार होता है किसी क्षेत्र से टैक्स वसूलने का, और उस इतने बड़े क्षेत्र से जो बहुत बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है, जहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स मिलता है, उससे इसको दे दिया टैक्स वसूलने का अधिकार कि जाओ। मतलब इसका मतलब है कि आप वो उतना क्षेत्र अंग्रेज कंपनी ने क्या है मुगल बादशाह से छीन लिया, ले लिया। इसका मतलब एक हुआ। तो ये ना कि संधि में शौक से दिया, जबरदस्ती डर से दिया, है ना। तो ये था। तो इलाहाबाद के पहले संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 को। किसके बीच? ये मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था, संधि के देखिए लड़ा था हेक्टर मुनरो सेनापति, और संधि करने रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना। और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच संधि के क्या प्रावधान थे? कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या मुगल बादशाह से बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी का अधिकार ले लिया। दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। दूसरा, बदले में मुगल बादशाह को 26 लाख रुपया सालाना वार्षिक दिया। इलाहाबाद और करा नाम का 2 जिला अवध के नवाब शुजाउद्दौला से छीन कर दे दिया। ठीक है। और बंगाल का जो नवाब था नजमुद्दौला को स्वीकार करवा लिया। किससे? ये आपको मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से। तो ये था आपको इलाहाबाद का दूसरा पहला संधि। अब देखिए इसमें हारा एक के व्यक्ति थोड़ी, 3 व्यक्ति हारा था ना, तो तीनों से संधि होगा, तीनों से नहीं, 2 से, तो एगो तो भाग जाता है ना, मीर कासिम बाद में मारा जाता है। अच्छा देखिए, आपने क्या देखा? इलाहाबाद का पहला संधि। अब फिर इसके बाद क्या होता है? इलाहाबाद का दूसरा संधि कब होता है? 4 दिन बाद, 16 अगस्त 1765 को, है ना। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरा संधि होता है। किसके बीच? यही शुजाउद्दौला, मुगल अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला के बीच होता है, और अंग्रेजी का ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन? यही रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब। ये दोनों के बीच में क्या? 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि मतलब इलाहाबाद में ही होता है, इसलिए इलाहाबाद की संधि नाम है। अच्छा, इसमें क्या है? पहला, इस बेचारे से सब कुछ लिया ही जाता है। ये बेचारा माथा पीट रहा होगा कि ये चट्टा कहाँ से, एक तो ये भिखमंगा शाह आलम आ गया, दूसरा ये भिखमंगा मीर कासिम आ गया, हरा हुआ, एक चक्कर में हम भी कूद गए आग में, हमारा सब कुछ, इसको सब कुछ देना ही पड़ा। इसका पहला प्रावधान था कि इससे क्या? इलाहाबाद और करा नाम का 2 जिला ले लिया। क्या ले लिया? इलाहाबाद और करा नाम का 2 जिला इससे छीन लिया। यही जिला छीन करके किसको दे दिया? मुगल बादशाह को। अभी आपने देखा था। दूसरा, इसको बोला अवध में टैक्स फ्री व्यापार। अंग्रेज कंपनी बोला कि अवध में हम क्या करेंगे? टैक्स फ्री व्यापार करेंगे। अब पहले अवध में टैक्स देना होता, बंगाली में ना दस्तक दे करके फ्री था, अवध में बड़ा क्षेत्र था अवध भी। अवध में क्या है? कंपनी बोला हम टैक्स फ्री व्यापार करेंगे। शुजाउद्दौला बोला आप तो मेरे पास कोई चारा नहीं, ठीक है करो, करना ही पड़ेगा। इसके अलावा इस बेचारों को बोला कि अब तुम्हारे अवध में तुम्हारी सुरक्षा के लिए, देखिए कैसे बेवकूफ़ बना रहा है, तुम्हारे अवध में तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमारी सेना रहेगी, माने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रहेगी। यानी कि अवध में
कंपनी की सेना, कंपनी की सेना रहेगी। किसके लिए? बोला अवध की सुरक्षा के लिए। बोला है हमारे पास अपने सेना है। बोला नहीं तुम्हारा सुरक्षा हम करेंगे, तुमसे नहीं होगा। इतना ही नहीं, बोला कि पैसा तुम ही दोगे, है ना, सेना का जो भी खर्चा होगा तुम ही दोगे, तुम्हारा सेना है ना, और सेना हमारे हिसाब से चलेगी। मतलब देखिए अवध को भी वो अपने अंदर में, क्योंकि किसी भी राजा का ताकत सेना ही होती, किसी देश का ताकत सेना ही अपने अंदर में ले लिया। इतना ही नहीं, बोला कि तुम्हारे वजह से तुम युद्ध किया ना, ये दोनों के चढ़ाने पर आकर के तुम युद्ध किया, उसमें हमको लॉस हुआ, तो युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में तुम क्या दोगे? हमको 50 लाख रुपया दोगे, युद्ध हार जाना के रूप में, कि तुम्हारे वजह से हमको युद्ध करना पड़ा। इसलिए शुजाउद्दौला को बोला अंग्रेज कंपनी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव की भाई 50 लाख रुपया तुम हमको युद्ध हार जाना के रूप में दोगे, कि तुम्हारे वजह से हमको युद्ध करना पड़ा, हमारा नुकसान हुआ 50 लाख। तो ये शुजाउद्दौला बोला कि हमरो नुकसान हुआ भाई साहब। बोला चुप, तुम्हारा नुकसान हुआ तो तुम कहाँ आया उसके बाद में 2 भिख मंगा के चक्कर में लड़ने के लिए? तो बोला कि अच्छा ठीक है। इतना ही नहीं, एक और चीज़, जो बनारस में का एक जागीरदार था, अवध के नवाब के अंतर्गत एक जागीरदार था, उसका नाम था बलवंत सिंह। बलवंत सिंह नाम था ना, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिए। हाँ, बलवंत सिंह। बनारस का एक नवाब था, बनारस का एक जागीरदार था बलवंत सिंह। उसका जागीर ये शुजाउद्दौला छीन लिए रहता है। तो बोला कि तुम जो बलवंत सिंह से, जो बनारस का जागीरदार था, उसका जागीर यानी कि उसका जो राज टाइप का जो था, जागीर तो बताए थे पिछला वीडियो में, उसके जागीर यानी कि राज समझ लीजिए, छोटा सा क्षेत्र जहाँ पे वो टैक्स वसूलेगा, सारा कुछ उसके अंतर्गत रहेगा। वो जागीर तुम बनारस का जो जागीरदार था बलवंत सिंह, तुम उसको उसका जागीर लौटा दोगे। आप कहोगे कि भाई उससे लौटा क्यों रहा? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, उसको दोस्त बना लिया। वो आप जब मन होगा तब आप अंग्रेज कंपनी के सपोर्ट में आ जाएगा। तो ये बेचारा को इलाहाबाद शुजाउद्दौला जो था, इसको हर तरफ से क्या है, नुकसान ही नुकसान झेलना पड़ा, है ना। इस माथा पीट रहा हो कि कहाँ से ये दोनों भिखमंगा हमारे चक्कर में आ गया, ये बेचारा सोच रहा। तो ये था इसके परिणाम इलाहाबाद की 2 संधियाँ, है ना। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके बीच हुई? अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजी कंपनी की तरफ से ये रॉबर्ट क्लाइव। ये क्या क्या प्रोविजन थे? इलाहाबाद और कराका क्षेत्र ले लिया, ये अवध में टैक्स फ्री व्यापार का परमिशन ले लिया, अवध में कंपनी अपनी सेना रख ली, वो भी किसके खर्चा पे? अवध के नवाब के खर्चा पे, और 50 लाख रुपया क्षतिपूर्ति, युद्ध हर जाना भी अवध के नवाब शुजाउद्दौला से लिया। मुगल बादशाह को तो खैर कुछ तो मिला भी, उस बेचारा को 26 लाख सालाना बोला देंगे वगैरह वगैरह, इससे तो सब कुछ लिया गया। अब आपको दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, तो अरे भाई मेन जो चट्टा था जिसके वजह से ये युद्ध हुआ, जो ले आया, वो कहाँ गया? मीर कासिम। तो मीर कासिम भी हार जाता है इस क्षेत्र में, वो भाग जाता है, और भाग के वो कहाँ दिल्ली तरफ कहाँ भाग जाता पता नहीं चलता। कहीं कहीं पे लिखा है कि 1777 में भिखमंगा की तरह कहीं पे क्या है, इधर उधर भटकते हुए मर जाता है। कौन? मीर कासिम। तो देखिए हमने चैप्टर समाप्त कर दिया, शुजाउद्दौला को भी बता दिया, है ना, शाह आलम द्वितीय को भी चर्चा कर लिया, कैसे हो गया, गुरगीन खां मीर कासिम की तरफ से सेनापति था, इसका भी चर्चा कर लिया, मीर जाफर का भी चर्चा कर लिया। अब देखिए ये संधि के जो इलाहाबाद की संधि हुई, इसका भारत की राजनीति पे, है ना, भारत की अर्थव्यवस्था पे, भारत के समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग 1-2 पॉइंट में समझने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप मोटा मोटी जो ये घटनाक्रम था, ये क्या क्या चीज़ें थी, ये समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए इन संधियों का, इलाहाबाद संधि का कई सारे परिणाम होता है। देखिए अब जो है इलाहाबाद की संधि के या बक्सर के युद्ध का परिणाम, अगर आपसे ये पूछे इलाहाबाद के संधि का या बक्सर के युद्ध का परिणाम, तो कई सारे परिणाम होते हैं। पहला परिणाम, अब ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया कि भारत में, क्योंकि प्लासी का युद्ध भले षड्यंत्र था, लेकिन ये बक्सर का युद्ध वाकई में लड़ा गया युद्ध था, दोनों में युद्ध हुआ था अच्छा खासा। अब ये सिद्ध कर दिया कि भारत में अंग्रेजी जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, सर्वोच्च राजनैतिक और सैनिक शक्ति हो गई। अब उससे टकराना में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा सभी सोचने लगे 100 बार कि भाई ये दमन कर देगा। इतना ही नहीं, अब इसको दीवानी का अधिकार यहाँ पे मिल गया, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया, तो अच्छा खासा यहाँ से पैसा, इसको इनकम कमाई होने लगा। अब उसी पैसा से अब क्या है, यहाँ से सामान खरीदता था और ब्रिटेन में जाकर के बेचता था, जिससे कंपनी को और बहुत ज़्यादा लाभ होता था। पहले क्या करता था,
क्योंकि यहाँ से सामान खरीदना ही पड़ता था, हम लोग कुछ उससे खरीदते नहीं थे, हमारा इकोनॉमी इंडिपेंडेंट था, उन लोग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ता था। तो वो लोग अपने इंग्लैंड से सोना चांदी या कुछ पैसा लाते थे जिसको बुलियन कहते थे, सोना चांदी को, और उस पैसे से यहाँ सामान खरीदते थे, फिर ब्रिटेन में यूरोप में जाकर के बेचते थे तो लाभ कमाता था। लेकिन अब उसको यहीं से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया, पैसा का जरिया मिल गया, तो उसी पैसा से भारत के लोगों से सामान खरीदता था और इंग्लैंड में जाकर के यूरोप में जाकर के बेचता था, उसे लाभ होता था। उस लाभ से और अपनी कंपनी अपने आप को और मजबूत किया, अपना सैनिक शक्ति मजबूत किया, और उसी सैनिक शक्ति के बल पे क्या पूरे भारत को रौंद दिया, पूरे भारत को जीत लिया। एक दूसरा परिणाम ये होता है कि उसी पैसे के बल अब ये क्या यहाँ से कच्चा माल भी खरीदता था, कच्चा माल खरीदता था और उस कच्चा माल को इंग्लैंड में भेज देता था। अब वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो ही चुका है, वहाँ बना करके मशीन से बना करके यहाँ भेजता था, बेचता था। तो यहाँ के जो कॉटेज इंडस्ट्री, छोटे छोटे जो उद्योग थे, हस्त उद्योग थे, हाथ से बना करके जो बेचते थे, या कुटीर उद्योग सब जो थे, वो उसका सर्वनाश हो गया, यहाँ के व्यापारियों का सर्वनाश हो गया, और कंपनी का बड़े ऐसे क्षेत्र पे क्या व्यापारिक एकाधिकार, आर्थिक एकाधिकार, राजनीतिक एकाधिकार तो ही है क्या शक्ति के रूप में हो ही गया। ये सारे कुछ आपको इसका क्या दिखने लगे। और हाँ, यहाँ पे क्या कंपनी का शासन स्थापित हो गया। अवध का नवाब ये जो नजमा-उद-दौला को बनाया कठपुतली, फिर बाद में इसको नजमा-उद-दौला को बोलता कि तुमको हम क्या 33 लाख शायद है ना, कितना इसको कुछ लाख रुपया दे करके बता देता, कितना बता रहे हैं एक सेकंड, इसको कुछ लाख। इसमें नजमा-उद-दौला को जो नवाब बनाया था अभी 1765 में बनाता है, मीर जाफर के बेटा नजमा-उद-दौला को, वो कठपुतली नवाब बोला कि भाई हमारे द्वैध शासन चर्चा करेंगे, हम जैसे जैसे करेंगे तुम वैसे करना, तुमको सालाना 30 लाख के आसपास में, उसको भी बोला दे देंगे, 30 लाख के आसपास में सालाना दे देंगे, तुम अपना काम करना, द्वैध शासन इसके बाद पढ़ाएंगे। तो उसमें तो आप सीधे पूरा जो भारत का जो शासन व्यवस्था, बड़े एक बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था, इंग्लैंड जो ब्रिटेन है उससे कई गुना बड़ा क्षेत्र है। ब्रिटेन आपको अगर दिखाया गया मैप में, वर्ल्ड मैप मेरे पास होगा, तो ये देखिए ये वर्ल्ड मैप है ना, दुनिया का मैप, ये यहाँ पे लंदन इंग्लैंड है, ये इतना छोटू सा देश देखिए है ना, और ये बंगाल का इतना बड़ा क्षेत्र है। इंग्लैंड से कई गुना बड़ा क्षेत्र पे क्या हो गया, शासन स्थापित हो गया। देखिए ये बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इतने बड़े क्षेत्र पे क्या कंपनी का क्या शासन स्थापित हो गया। यानी कि भारत अब डायरेक्टली गुलाम, अंग्रेजों का गुलाम, यानी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम, भारत में अंग्रेज, फिर बाद में क्राउन का 1857 की बात हो जाता है, तो चर्चा करेंगे क्रोनोलॉजी में एक के बाद एक। तो ये सारे चीज़ें थी। इसी के साथ बक्सर के युद्ध के बाद क्या भारत में औपनिवेशिक शासन, वही कॉलोनियल शासन प्रारंभ हो जाता है, जिससे भारत में लूट का दौर प्रारंभ। अब यहाँ पे कंपनी अनेक प्रकार से भारत के संसाधनों को लूटती है। यहाँ पे मन मुताबिक खेती करवा दे, कच्चा माल के लिए कॉटन का खेती यानी कि रुई का खेती करवाई, गन्ना का खेती करवाई, चाय का खेती करवाई ज़बरदस्ती, और उसको कई गुना दामों पे अन्य जगह पे भेजा, यहाँ के लोगों का ज़बरदस्ती शोषण करा, दमन करा, लूटा, है ना, कई सारे चीज़ें हुई। कंपनी को यहाँ पे सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति के रूप में क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। तो ये मोटा मोटी क्या परिणाम था इन सारे चीज़ों का। तो हस्तशिल्प का बर्बादी हो गया, कुटीर उद्योग का बर्बाद हो गया, भारतीय संसाधन को यहाँ से लूट करके, यहाँ से कोयला, कॉटन, चाय, ये सब लूट लाट करके ले जाता था, कच्चा माल ले जाता था, वहाँ बना करके यहाँ भेजता था। तो ये सारे सर्वनाश हुआ और भारत यहीं से वास्तविक रूप से अंग्रेजों के अंतर्गत, अंग्रेज कंपनी के अधीन, यानी कि भारत पहली बार अब किसी कंपनी के द्वारा शासित होने लगी। तो ये आपको टोटल बक्सर का युद्ध था। आपको बक्सर का युद्ध कहानी कैसा लगा, है ना, ये क्या था, घटनाक्रम, ये सारे चीज़ हम लोगों ने चर्चा करा। तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे था, आपने देख लिया, है ना। वीडियो कैसा लगा आप आराम से बता सकते हैं। और क्रोनोलॉजी में देखिए, इस वीडियो का नींव प्लासी का युद्ध है, उसमें डिटेल से बताया था मैंने, और भी कई घटनाक्रम जिसको मैंने यहाँ पे नहीं चर्चा किया। तो इन चीज़ों को आप देखेंगे, समझेंगे। अगर और जो दोस्त अगर क्रोनोलॉजी में समझना चाहते हैं, इतिहास को इंटरेस्टिंग वे में, तो आप उसको वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।